हेलो एवरीवन, हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में स्वागत है आपका। आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आज हम चर्चा करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके जो भी इस पॉलिसी को लेके जो असमंजस है, थोड़ा लगता है जटिल है, उसको समझाने की हम कोशिश करेंगे। आज देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP। ये है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट जो मंत्रालय है, अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का मंत्रालय। तो इसमें है क्या, सबसे पहले जो इसमें सुधार किया गया, बदलाव किया गया 1968 में शिक्षा नीति में प्रथम बार बदलाव किया गया। फर्स्ट बार यहाँ पर बदलाव किया गया। फिर उसके बाद में 1986 में एक बार फिर थोड़ा सा सुधार किया गया और 1992 में उसको लेके आए फिर दोबारा से, और उसको लेके आने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करवाया, क्रियान्वित करवाया उसको। फिर उसके बाद में अब उस इतने साल बाद जो मंत्रालय है, मंत्रालय में जो मंत्रियां हैं, उन्होंने कुछ सोचा कि जो भी पुराने डर्रे पे चली आ रही है जो शिक्षा नीति, उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। सुधार इस परिप्रेक्ष्य में कि बच्चों के अंदर जो स्किल्ड है वो डेवलप नहीं हो पा रही है, किस तरीके से अपनी शिक्षा नीति पिछड़ती जा रही है, और जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो एक तरीके से काबिल नहीं बन पा रहा है। इसके लिए सुधार के लिए 2020 में ये पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति, लेकिन ये लागू 2022 में होगी। इसका एक ड्राफ्ट मसौदा तैयार कर दिया गया है। इस मसौदे में है क्या चीज़, किस तरीके से ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इसमें है क्या, ग्राम एवं पंचायत स्तर पर इसका एकदम मंथन हुआ, चिंतन हुआ। उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट मांगी गई, मतलब बिल्कुल ग्रास रूट से ग्राम और पंचायत स्तर पर जाके उससे सुझाव लिए गए हैं। सुझाव लेने के साथ साथ में जो कस्तूरी रंगन है, आप देख रहे हैं, जो कस्तूरी रंगन जी हैं, पूर्व इसरो के साइंटिस्ट रहे हैं, और इन्हीं की अध्यक्षता में, इसरो के अध्यक्ष साइंटिस्ट भी रहे और ये अध्यक्षता कर रहे हैं इसकी, इन्हीं की इन्होंने कमेटी गठित की। उसकी अध्यक्षता में इन्होंने कोई भी जिला और पंचायत नहीं छोड़ा है, जिस हर क्षेत्र और हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर खंड में जाके इन्होंने इसका आकलन किया और उस आकलन पे जाके वहाँ से सुझाव लिए हैं, बिल्कुल ग्रास रूट पे जाके। तो वहाँ से सुझाव मिलने के बाद में ये एक रिपोर्ट मसौदा तैयार हुआ है। इस मसौदे में, रिपोर्ट में क्या चीज़ है ये देखते हैं। अब पहले जो पुराने डर्रे पे चली आ रही थी जो शिक्षा नीति, जो 10+2 है आपका, मतलब 1 से लेके 12 तक, पहले जो कक्षाएं चलती थी 1 से 12 तक, इसमें क्या है, राज्य ही ध्यान रखता था, राज्य की नज़र रहती थी, राज्य खर्चा भी करता था, जो शिक्षा का बजट आता था। और फिर उसके बाद में देखो, अब जो पॉलिसी है 5+3+3+4, ये एक कार्यक्रम चालू किया गया है। पहले क्या होता था, 10+2 का प्रोग्राम था, 1 से लेके 12 तक राज्य अपना नज़र रखता था। और अब जो प्रोग्राम आया है 5+3+4+, ये प्रोग्राम आया है। इसमें क्या किया है, जो एस्ट्रीम है उसको ख़त्म कर दिया गया है। एस्ट्रीम का मतलब यहाँ ये समझो, जैसे कोई 10+2 में कोई बच्चा सब्जेक्ट लेता था, साइंस साइड, मैथ है ना, साइंस साइड है, आर्ट साइड है, कॉमर्स है, तो वो क्या 9th से चेंज हो जाते थे सब्जेक्ट, 10th से चेंज हो जाते थे, फिर उसके बाद में 11th 12th में अलग रहते थे। तो क्या है, एक्सट्रीम ख़त्म कर दिया है, आगे और समझाएंगे आपको। फिर उसके बाद में क्या किया है, इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट शामिल कर दिया है। तो मल्टीपल और एंट्री एग्जिट, ये सबसे अच्छा पहल इनिशिएटिव जो है, सबसे इनिशिएटिव हमें ये लगा है, जिसमें क्या है, मल्टीपल एंट्री है और एग्जिट भी है। आगे भी समझाएंगे इसको, आप समझ लो पहले इसमें। अब क्या है, ये 10+2 है, जो 12 साल का कोर्स होता था, एक कक्षा 1 से लेके क्लास 1 से लेके 12th क्लास तक, मतलब 12वीं क्लास तक का। तो इसमें क्या है, बच्चा 6 साल से तो स्कूल में दाखिला लेता था, एडमिशन लेता था। एडमिशन लेने के बाद उसकी पढ़ाई जो 6 साल का हो जाता था तब शुरुआत होती थी, और 12 साल तक राज्य ही उसका खर्चा और उस पर नज़र रखता था कुल मिला के। अब क्या किया है, 5+3+3+4, अब इसमें थोड़ा चेंज हुआ है, और चेंज इस प्रकार हुआ है, देखते हैं आप।
बच्चा 3 साल से ही प्रारंभ हो जाएगा। मतलब जैसे ही बच्चा 3 साल का होगा तो वो क्या है, एडमिशन उसका दाखिला करा दिया जाएगा और उसकी जो रखवाली होगी, राज्य की खर्चा होगा, वो राज्य सरकार ही खर्च करेगी, वहन करेगी। तो कुल मिला के ये 15 साल होते हैं, है ना। पर लेकिन 1 से 12 तक ही है इसमें, मतलब 1 से 12 तक ही पढ़ाई है। तो आपको आगे और बताते हैं किस तरीके से इसको हमने विस्तार से बताने की कोशिश की आगे। तो 1 से 12 तक ही कक्षा है और राज्य 1 से 12 तक ही नज़र रखेगा। लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया है, क्या पहले 6 साल होता था, अब 3 ईयर कर दिया है। 3 ईयर से आप दाखिला और एडमिशन करा सकते हैं। देखते हैं जी, जैसे फाउंडेशन है, फाउंडेशन होगा 5 साल का, जैसे आपको दिख रहा है ये 5 साल पहले होगा फाउंडेशन 5 साल का। फाउंडेशन कोर्स में क्या होगा, 3 साल के लिए प्ले ग्रुप में डाला जाएगा बच्चे को। प्ले ग्रुप का मतलब ये समझो, बच्चा शुरुआत में जाता है तो खेल खिलौनों से, है ना, और टॉयज़ वगैरह जो होते हैं उससे खिलाया जाता है। फिर उसके बाद में जैसे आपने उस पद्धति को सुना भी होगा, देखा भी होगा, जो किंडरगार्टन होता है, जैसे साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, साथ में देखते भी हैं, जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे खिलौने होते हैं, टॉयज़ वगैरह, और वहाँ बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बच्चों को खिलाया जाता है, खेल खेल में सिखाया भी जाता है, तो उनकी रुचि वहाँ बन जाए, इसलिए ये प्ले ग्रुप स्टार्ट किया जा रहा है। 3 ईयर्स का जैसे ही बच्चा होगा, 3 साल तक तो सबसे पहले वो प्ले ग्रुप में ही रहेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, 2 साल के लिए वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में आएगा। तो प्रारंभ क्या हुआ, नर्सरी केजी जो होती थी वो ख़त्म, कुल मिला के ये प्ले ग्रुप से स्टार्ट होके फिर उसके बाद में फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, 3 साल में उसका थोड़ा सा विकास डेवलप हो जाएगा, साइकोलॉजी रूप से बच्चे का मन लग जाएगा, जिससे कि वो स्कूल में दाखिला लेगा और खेल खिलौने के प्रति उसका रुझान रहेगा, तो वो आने लगेगा। तो ये हो गया 5 साल का आपका, 3 साल ये, 2 साल ये, तो 5 साल ये हो गए। तो फर्स्ट और सेकंड तक यहाँ हो गया। लेकिन क्या होगा, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। स्कूल वाले इस 5 ईयर्स प्लान्स में कोई एग्ज़ाम नहीं कराएंगे बच्चों का सेकंड क्लास तक। तो आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 2 क्या है, यह है प्रिपरेटरी जो सिस्टम है, जो स्टेज बोला जाएगा, ये 3 साल का है। 3 साल आप देख रहे हैं, ये 3 साल की स्टेज में क्या होगा, क्लास 3rd, 4th और 5th 3 क्लास हो जाएंगी। जैसे सेकंड में यहाँ ख़त्म हुआ तो 3 में आएगा, 4 में आएगा, फिर 5th में आएगा, इस तरीके से चलेगा। तो लेकिन इसमें क्या ऐड कर दिया है, एक्टिविटी और स्टडी, मतलब एक अलग से एक्टिविटी कराई जाएगी बच्चे की, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह है ना। तो एक्टिविटी कराने के साथ साथ में बच्चे को स्टडी भी कराई जाएगी सब्जेक्ट से रिलेटेड। सब्जेक्ट से रिलेटेड कराने के बाद में इसमें क्या होगा, एग्ज़ाम होंगे। इसमें कंपलसरी हो जाएगा बच्चों को धीरे धीरे एक्टिविटी के साथ साथ एग्ज़ाम कराना। अब इसमें क्या होगा, देखो आपने क्लास देख लिया, एक्टिविटी देख ली, स्टडी देख ली, उसके बाद में लैंग्वेज। इसमें लैंग्वेज में क्या है, या तो बच्चा 5वीं क्लास तक प्राथमिक विद्यालय में जो होते थे तो रीजनल लैंग्वेज रख सकता है, मतलब जो क्षेत्रीय भाषा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप बंगाल के हैं तो वहाँ का बच्चा होगा वो बंगाली से अपनी एजुकेशन ले सकता है 3rd, 4th, 5th क्लास में। मैथिली है, कोंकणी है, जो पॉलिटी में जो भाषा हैं उस क्षेत्रीय भाषा में आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। और नेशनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं आप, जैसे इंग्लिश है ना, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, सरकार ने मैंडेटरी नहीं रखा है, कुल मिला के ये दबाव नहीं रखा है, बच्चा कुछ भी कर सकता है, क्षेत्रीय भाषा में भी कर सकता है और राष्ट्रीय भाषा में भी कर सकता है। ये तो हुआ आपका ये सेकंड चरण। 3rd में क्या है, ये मिडिल स्टेज में क्या है, जो 3 ईयर्स है, ये वाला है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में क्या होगा, बच्चा 5th के बाद में 6th में आएगा, 7th में आएगा और 8th में आएगा। इसमें आने के बाद में बच्चे को कंप्यूटर नॉलेज और कोडिंग, बच्चे को कंप्यूटर नॉलेज दी जाएगी, साथ में उसका जो बेसिक कोर्स होता है कंप्यूटर का वो
साथ में जो कोडिंग होती है C++, जावा, जो छोटी छोटी लैंग्वेज होंगी, बड़ी लैंग्वेज होंगी, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और सिखाया जाएगा। ये हमें अच्छा एक वो लगा है कि न्यू पॉलिसी में ये बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है ना। अब उसके बाद में फिर बात करते हैं इसमें वोकेशनल कोर्स और टेक्निकल। बच्चे 6th 7th 8th में कोडिंग भी सीख सकता है ना, चॉइस है उसकी। कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ कोडिंग भी सीख सकता है, वोकेशनल और टेक्निकल कोर्स भी सीख सकता है वो, अगर उसकी इच्छा है। जैसे टेक्निकल कोर्स, वोकेशनल कोर्स में ये है, जैसे फिशरीज है, मत्स्य पालन वगैरह है, कारपेंटर बढ़ई का काम सीख सकता है बच्चा, है ना, गार्डनिंग, माली का काम, कुकिंग, फूड खाना बनाना, तो आदि ऐसी चीज़ें हैं वो उसमें ये कोर्स को कर सकता है। एक्स्ट्रा कोर्स भी कर सकता है। स्कूल वाले उस पर दबाव नहीं बनाएंगे कि आप नहीं ये नहीं करोगे, आप ये नहीं लोगे, तो उसमें छूट दे दी गई है। और मैथ्स तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा स्टूडेंट, साइंस भी पढ़ेगा, आर्ट भी पढ़ेगा। तो आप देखो, मैथ, साइंस, आर्ट अब भी पढ़ते हैं, है ना। साथ साथ वोकेशनल कोर्स का ये अच्छा एक सुझाव दिया है। टेक्निकल और वोकेशनल, जैसे कि बच्चे की स्किल डेवलप होगी, किसी काम से वो जुड़ेगा, उसका एक सर्वांगीण विकास होगा उसका, है ना। और कंप्यूटर नॉलेज, कोडिंग भी है उसमें, है ना। वो तो इसमें क्या होगा, इसमें एक अलग से इंडियन लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे होंगे, इंडियन एक लैंग्वेज, जो भारतीय भाषा होगी, आपको लेनी होगी। कोई भी भाषा आप ले सकते हैं। ये तो हो गया 3rd। नंबर 4 देखें, ये है सेकेंडरी स्टेज। आपने फाउंडेशन स्टेज देखा, प्रिपरेटरी देखा, मिडिल स्टेज देखा, उसके बाद में सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्या है, जो 4 ईयर का होगा। आप ये देख रहे हैं 4 ईयर्स का देखें। इसमें क्या है, नो स्ट्रीम और मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे और इनोवेटिव थिंकिंग। कहने का मतलब ये समझाते हैं आपको, जो स्ट्रीम होती थी, जैसे 9th में 10th में हम लोग सब्जेक्ट चूज करते थे। किसी ने आर्ट ले लिया, किसी ने साइंस साइड ले लिया 11th में आके 10th में। 10th के बाद सब्जेक्ट एक्सट्रीम चेंज हो जाती थी ना, कोई साइंस ले रहा है, कोई आर्ट्स ले रहा है, कोई कॉमर्स ले रहा है, तो इस तरीके से। पर अब क्या होगा, आप कोई भी चूज कर सकते हो, कोई भी विषय ले सकते हो। भूगोल ले लिया, मैथ ले लिया, है ना, किसी ने साइंस ले लिया, तो इस तरीके से वो सब्जेक्ट ले सकता है अलग अलग भी। तो ये स्ट्रीम खोल दी गई है ना। और मल्टीपल सब्जेक्ट भी चूज कर सकता है वो। इसमें ये नहीं है कि आर्ट साइड का बंदा है, साइंस साइड के सब्जेक्ट नहीं लेगा, ले सकता है वो, है ना। और सबसे ज़्यादा क्या है, इनोवेटिंग थिंकिंग डेवलप करना, स्किल डेवलप करना और थिंक को बिल्ड करना, आपको कुल मिला के क्रिएटिव बनाना, और साथ में नवाचारी सोच को पैदा करना होगा इस स्टेज में आके। और इस पूरे जो नई पॉलिसी है, इसमें क्या है, बच्चे का एक सर्वांगीण विकास करना है, कुल मिला के उसको इंक्लूसिव बनाना, है ना, इनोवेटिव बनाना, थिंक उसकी बिल्ड करना, अलग तरीके से सोचना, वैज्ञानिक अप्रोच जो बोलते हैं, जो साइंटिफिक अप्रोच होती है, वो उसको बिल्ड करना। आप देखेंगे इसमें 9th से लेके 12th तक के बच्चे यहाँ पर होंगे। उसके बाद में क्या है, यहाँ फॉरेन लैंग्वेज भी आप चूज कर सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब ये है, आप जैसे किसी को फ्रेंच करनी है, किसी को स्पेनिश करनी है, उसको 9th 10th 11th 12th में ही वो फॉरेन लैंग्वेज सीख सकता है। कंपलसरी क्या, वो बच्चा चाहे, उसका मन कर रहा है मैं आर्ट साइड लूँगा, शायद साथ में मैथ्स भी पसंद है उसको, साइंस पसंद नहीं है, आर्ट के सब्जेक्ट ले लिए, मैथ ले लिया, उसने सोचा यार मुझे लैंग्वेज सीखनी है एक फॉरेन, तो फॉरेन लैंग्वेज ले सकता है। इस पॉलिसी में ये निर्धारित किया है। अब इसमें क्या है, एग्ज़ाम जो होंगे 9th से लेके 12th तक, वो सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे। जैसे अब क्या होता है, इस जो पॉलिसी चल रही है, इसमें 1 साल के बाद रिजल्ट आता है ना। बच्चा क्या करता है, जब एग्ज़ाम होते हैं उसी टाइम, उसी समय, उसी महीने में पढ़ता लिखता है, ट्यूशन व्यूशन लगा लेता है और रटता है, रटने के बाद में पेपर दिया आता है। अब इसमें क्या है, 6-6 महीने में एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर, तो इसमें बच्चे के ऊपर क्या होगा, एक दबाव होगा, पढ़ाई में ध्यान लगाएगा, उससे क्या होगा, उसका रिजल्ट भी सही होगा, उसकी स्किल डेवलप होगी, उसकी थिंक बेल्ट होगी, एक क्रिएटिव तरीके से सोचेगा वो, है ना। तो इसमें क्या है, बहुत सारा
इंक्लूड कर दिया गया है। तो पॉलिसी अच्छी है कुल मिला के। अब बात करते हैं जब 1 से लेके 12 तक उसका हो गया, 12th स्टैंडर्ड तक वो बच्चा पास हो गया, उसके बाद में क्या है वो ग्रेजुएशन में, जैसे ही ग्रेजुएशन में प्रवेश करेगा, स्नातक में प्रवेश करने के बाद जैसे पहले BA, BSc, BCom स्ट्रीम को हम अपने दिमाग में ही सोच लेते थे, जैसे BA अरे आर्ट का होगा, ये तो मानवीय विषय, BSc ये तो या बंदा मैथ से होगा या साइंस से होगा, और BCom वाला बंदा या तो कंप्यूटर किया होगा, इसने स्टैटिक वगैरह लिया होगा, इसलिए इसने BCom किया है ना। तो ये स्ट्रीम क्या कर दिया, ख़त्म कर दी गई है। अब क्या कर दिया है इसमें, कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा तो कोई बंदा अगर फर्स्ट ईयर करता है, उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया 1 साल, तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा, जो डिग्री आती थी हमारी प्रथम वर्ष, सेकंड, थर्ड, तो उसमें BSc लिखा आता था, BA लिखा आता था, BCom लिखा आता था। लेकिन अब क्या होगा, उस पर सर्टिफिकेट लिखा आएगा जो हमें डिग्री मिलेगी। अगर 2 साल का कर लेंगे हम तो उस पर डिप्लोमा लिखा आएगा, अगर 3 साल का हमने कर लिया तो डिग्री लिखा आएगा, अब 4 साल का कर लेता है तो उस पर रिसर्च लिखा आएगा। तो ये इसका मतलब है। लेकिन इसमें और क्या चेंज किया है, थोड़ा इसको देखो, अच्छा लगेगा। इसकी पॉलिसी में और बेहतर, जैसे कोई व्यक्ति 2 साल का कोर्स किया, आपको ये समझाना चाहेंगे जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट वाला जो सिस्टम है इसमें कैसे है। देखो, जैसे 12th तक किया, सरकार ने उसका ध्यान रखा, राज्य सरकार ने, वो तो कर लिया 12th तक, लेकिन उसके बाद वो यूनिवर्सिटी चेंज करता है। यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकती है, किसी स्टेट की हो सकती है, तो पैसा तो खुद ही खर्च करेगा ना। और खर्च करने के बाद में अगर उसने मान के चलो 2 साल का किया, उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है ना, या बीमार हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसका 2 साल का पढ़ाई छूट गया। अब उसकी फैमिली की कंडीशन सही नहीं थी, तो उसने 2 साल का कोर्स किया मान के चलो, अब उसका 4 साल का गैप हो गया या 3 साल का गैप हो गया, तो 3 साल या 4 साल बाद गैप हो जाएगा, 6 साल बाद गैप हो जाएगा। तो क्या करना होता था, अब इस समय जो पॉलिसी चल रही है, दोबारा से करो, दोबारा से करना होता था, गैप हो जाता था तो दोबारा से आप स्टार्ट करो, फिर दोबारा से 0 से, जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अब क्या कर दिया है, 2 साल किया तो आपने यहाँ पर रोक दिया, गैप हो गया उसका, लेकिन वो फिर दोबारा से चालू करेगा तो वो 3rd ईयर से ही चालू होगा उसका। तो ये इसके इंक्लूड होंगे, उस पर जो डिग्री होगी ये वाली होगी, डिप्लोमा वाली। अब वो मान के चलो 3rd ईयर में आ गया, उसने चालू कर दिया, डिग्री ले ली उसने मान के चलो। अब डिग्री ले ली, वो चाहता है मुझे आगे 4 साल के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, उसे सिर्फ जॉब करनी है या कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो ये क्या है, एलिजिबल है, जो कंपटीशन, जो गवर्नमेंट जॉब होंगी उसके लिए ये एलिजिबल है ना। इस पॉलिसी में डिग्री से उसकी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद में उसने सोचा यार कंपटीशन की तैयारी करते करते नहीं मैं तो अभी और 4 साल पढ़ना चाहता हूँ, तो वो 4 साल भी पढ़ सकता है। मतलब उसे दोबारा से यहाँ नहीं जाना है फर्स्ट ईयर में, 3rd के बाद वो 4th में ही उसका रिसर्च वाला जो डिग्री है वो उसको मिल जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी 4 साल की। ये 4 इयर्स प्लान किस तरीके से है ग्रेजुएशन का, आपने ये समझा। उसके बाद में अब समझेंगे हम पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है, या तो 1 साल या 2 साल। 2 साल में, 1 साल में क्या मतलब, जैसे 4 साल का कोर्स किया इसने बंदे ने, है ना, फॉर एग्जांपल, तो वो उसे 1 साल करना होगा, 5 साल की हो गई। अभी भी 5 साल की होती है, 2 साल की, जैसे 3 साल का BA किया किसी ने तो MA करेगा, 2 साल का 5 साल हो गए। चेंज, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, कुल मिला के चेंज ये हुआ है जो आपका जो एंट्री और एग्जिट वाला केस है वो चेंज किया गया है ना। और बच्चे का जो डेवलप है, स्किल डेवलप हो जाएगी उसकी, लैंग्वेज सीख सकता है वो, कई भाषाएं सीख सकता है वो, है ना। साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने देखा 1 साल 2 साल, अगर वो 3 साल का करता है, डिग्री लेता है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है उसकी या प्राइवेट जॉब कर रहा है वो डिग्री के माध्यम से, फिर वो क्या करेगा, उसका मन है कि यार मैं प्राइवेट कोर्स कर ले रहा हूँ, कोई PG कर ले रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, 2 साल का PG करेगा। तो इस तरीके से 3 और 2 5 हो गए उसके, तो कंप्लीट हो गया उसका। ये इस तरीके से है। इसमें क्या किया है नई पॉलिसी में, पुराने में क्या था, MA, MSc, MCom
है ना, इनको क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, MA MSc MCOM को ख़त्म कर दिया गया है। उसको क्या कर दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, या तो आप ये करने के बाद में 1 साल करो 4, और 4 नहीं कर रहे हो आप 3 के बाद 2 साल का ग्रेजुएशन करो। अब इसमें MPhil को क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया गया है बिल्कुल। पहले MPhil था लेकिन अब इस पॉलिसी में नहीं है। और PhD 4 साल की कर दी गई है ना। तो पहले MPhil और PhD साथ होती तो लगता था 4 साल का हो जाता था, तो अब ये ख़त्म कर दिया है, तो ये 4 साल का कंप्लीट कर दिया है PhD। तो आप देख रहे हैं ये। उसके बाद में ये देखें आप, इसमें सकारात्मक जो पहलू हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव जो गुण हैं आप इसमें देखेंगे। जैसे GDP है, इस पॉलिसी में GDP का 6% हिस्सा इसमें शामिल होगा एजुकेशन में, शिक्षा में। अब तक क्या होता चला आ रहा है, 3% मात्र, GDP का 3%, वो भी उसमें अभी घपला कर देते हैं, है ना। अब GDP में 6% किया। नंबर 2, जो स्कूल की फ़ीस होगी, स्कूल की फ़ीस में ये निर्धारण किया जाएगा कि गवर्नमेंट या प्राइवेट, गवर्नमेंट में तो हो नहीं सकता है धांधली, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट जो स्कूल होंगे, प्राइवेट स्कूल में एक रेगुलेट नियंत्रण रखा जाएगा। प्राइवेट स्कूल में जो फ़ीस बढ़ा दी जाती है, लाखों रुपए फ़ीस ले लेते हैं, है ना, एक मंथ की फ़ीस 10-10 हज़ार रुपये, ये कोई वो है तो क्या बताओ। तो इसको रोकने के लिए एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा कि स्कूल का जो फीस होगा इससे ज़्यादा नहीं होगा, चाहे पॉलिटिकल इशू आए या कोई भी आए, उनको इतना रख दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कोई भी स्कूल जो क्राइटेरिया होगा उससे आगे ही नहीं बढ़ेगा, चाहे पॉलिटिकल दबाव लगाओ चाहे कैसा भी लगाओ, उसमें फिर बढ़ेगा ही नहीं। तो ये भी बच्चों के लिए फ़ायदा रहेगा, गार्जियंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप देखेंगे ये वोकेशनल कोर्स, ये भी बहुत अच्छा पहल है, इसकी इनिशिएट किया गया है इसको, जिससे कि बच्चे के अंदर एक स्किल डेवलप होगी, एक नया कोर्स कर सकता है वो, उसके अंदर क्षमताएं बढ़ेंगी। और वो बात की गई है ना आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होने लग जाएगा बच्चा पहले से ही, वो इस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। नंबर 4 देखेंगे आप, रिजल्ट। बच्चे का जो रिजल्ट होगा, पहले तो उसके मार्क्स दिए जाएंगे, मार्क्स के आधार पे जो स्वयं बच्चा जब पढ़ता है तो उससे पूछा जाएगा, सेल्फ असेसमेंट जो होता है कि आप इस नंबर लायक हो, जो मार्क्स दिए जा रहे हैं कितने मार्क्स दिए जाएं, बच्चे से ही पूछा जाएगा कि आपको स्वयं को कितने मार्क्स दिए जाएं, आप किस लेवल के हो। तो एक तो इसमें ये पारदर्शिता। नंबर 2, फ्रेंड्स, जो मार्क्स दिए जाएंगे फ्रेंड्स से भी पूछा जाएगा कि कितने मार्क्स दिए जाएं इस बच्चे को, है ना। तो टीचर से भी, फिर टीचर का भी भूमिका रहेगी इसमें, टीचर भी इसमें बच्चे के प्रति कि कितने मार्क्स दिए जाएंगे इस बच्चे को, पूरी क्लास में इतने अगर बच्चे हैं तो इस बच्चे पे इतना इतना मार्क्स मिल सकता है, और इसकी स्किल ऐसी थी बच्चे की, ये इसका थोड़ा पिछड़ा हुआ था, ये ऐसा था वैसा था, तो ये इसमें कारण रहेगा। उससे क्या है, जो फ्रेंड्स और जो टीचर्स है और जो सेल्फ, तो बच्चों के प्रति एक जो समावेशन होता है ना, जो डेवलपमेंट होता है, विकास, समावेशन का जो विकास होता है, और जो सर्वांगीण विकास होगा बच्चे का, साथ साथ जो मनोदशा होती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, और जो फ्रेंड्स के साथ पूरी क्लासमेट जो होंगे उसके साथ एक अच्छा व्यवहार बच्चे के अंदर जनरेट होगा। तो वो शुरुआत से ही बच्चे जो क्लास में होंगे एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद में जो टीचर्स होंगे उनकी भी मनोदशा चेंज होगी, बच्चों को कैसे स्किल्ड करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है ना, क्योंकि मार्क्स भी हमें देने हैं, प्लस फ्रेंड्स को भी देने हैं, प्लस सेल्फ को भी उसका असेसमेंट करना है उसको। तो बच्चे का एक अच्छा विकास होगा, अच्छा डेवलप्ड होगा, वो मेंटली प्रिपेयर होगा वो। उसके बाद में देखेंगे आप फॉरेन यूनिवर्सिटी, इसमें बहुत अच्छा ये भी बहुत अच्छा आया है सुझाव कि इस पॉलिसी में जो टॉप 50 ब्रांच होंगी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की, भारत में बुलाया गया है उनको इस पॉलिसी के माध्यम से। इस पॉलिसी में क्या होगा, जो 50 यूनिवर्सिटी होंगी टॉप, ये नहीं कि श्रीलंका की, पाकिस्तान की, पता नहीं और वगैरह वगैरह जो अफ्रीकन कंट्री हैं यहाँ यूनिवर्सिटी हैं, मतलब डेवलप नहीं है और वो टॉप 50 में भी नहीं है, उसको ले आएँ तो बंटाधार हो जाएगा पूरे भारत का।
पूरा शिक्षा नीति का। तो इसमें टॉप 50 जो जो ब्रांच होंगी, जैसे कैम्ब्रिज है, स्टैनफोर्ड है ना, आपकी कोलंबिया है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए पहले जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें क्या होता था, सिक्योरिटी दी जाती थी। कुल मिला के ये है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी भारत में बुलाई, आप स्टेबल करो, और पर आपको सिक्योरिटी के तौर पर 50 करोड़ रुपए आपको रखना पड़ेगा यहाँ भारत में, जिससे कि आप लेके ना भाग जाओ बच्चों के जो पैसे वगैरह फीस वगैरह होगी। तो ये उसमें पहले रहता था, लेकिन अब क्या कर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इसको छूट दे दी है। आप अपनी ब्रांच लगाओ, है ना, वो भी मुफ्त निःशुल्क लगा सकते हो, कोई सिक्योरिटी चार्ज नहीं है। कुल मिला के ये है। अब देखो ये टेक्निकल स्किल में क्या है, जो टीचर्स होंगे, टीचर्स के लिए जो स्किल डेवलप्ड होगी उसके लिए एक 4 साल का अलग से स्किल ट्रेनिंग होती है ना, वो दी जाएगी। और ये भी अच्छा सुझाव है। टीचर अच्छा स्किल्ड होगा तो बच्चों पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और बच्चों का जो प्रभाव पड़ेगा तो जिससे कि बच्चे की स्किल डेवलप्ड होगी और इनिशिएटिव बच्चे बनेंगे, है ना। और वोकेशनल कोर्स वगैरह हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो साइकोलॉजिकल चेंज होता है बच्चों का, वो भी अच्छा चेंज होगा, और बहुत प्रभाव पड़ता है एक टीचर का। गुरु तो गुरु ही होता है, क्योंकि टीचर ही वो सब चीज़ सिखा सकता है, और किसी की अन्यथा वैल्यू नहीं है। जो टीचर ही सिखा सकता है बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है उसके लिए। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 देखेंगे आप, जैसे आप डिपार्टमेंट देख रहे हैं, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा, नई शिक्षा नीति में अलग अलग जो विभाग होंगे उसको एक क्लासिफिकेशन कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया है 4 विभाग में। देखेंगे आप, जैसे पहला डिपार्टमेंट क्या करेगा, सिलेबस को तैयार करेगा, सिलेबस को तैयार करेगा, और साथ में ये भी देखेगा कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है, ये चीज़ इसमें है पहले विभाग में। दूसरे विभाग में क्या होगा, डिपार्टमेंट में जो रेगुलरिटी वाले कार्य होते हैं, मतलब नियंत्रण, उनको देखेगा। साथ में ये भी देखेगा जो टीचर की जो टीचर्स हैं वो कैसे रखे जाएं, स्किल्ड रखे जाएं, उनकी एजुकेशन पैमाना क्या होगा, उनका आकलन कैसा है, उस स्किल्ड है या नहीं, जिससे कि बच्चों पे अच्छा प्रभाव पड़े, बच्चे अच्छे स्किल्ड हों, इनोवेटिव हों। और अवसंरचना को देखेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कॉलेजेस, डिग्री कॉलेज हैं, प्राथमिक कॉलेज हैं, है ना, प्राथमिक विद्यालय हैं, और इंटर कॉलेज हैं, जो उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना है, उसको भी देखेगा ये वाला विभाग। नंबर 3 देखेंगे आप, जो सैलरी है टीचर्स की, क्या सैलरी होनी चाहिए, ये देखेगा डिपार्टमेंट। और जो गरीब बच्चे होते हैं उनको स्कॉलर्स कैसे दिया जाए, किन किन बच्चों को दिया जाए, तो ये वाला विभाग देखेगा डिपार्टमेंट। और जो रिसर्च के लिए, जो बच्चे ग्रेजुएट होंगे, रिसर्च के लिए जो पैसा दिया जाएगा वो ये वाला डिपार्टमेंट देखेगा। ये भी इसमें एक सुविधा दी है और सुझाव दिया है। नंबर 4, रिजल्ट निकालने की जो व्यवस्था होगी, ये चौथा डिपार्टमेंट देखेगा। मतलब क्लासिफिकेशन कर दिया है, अलग अलग विभाग पे अलग अलग व्यवस्था दी गई है, आप इसको ऐसे ऐसे रेगुलेट कीजिए, आपकी जिम्मेदारी ये है, आप ऐसे करो, तो ये जिम्मेदारी दी गई है। अब इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, थोड़ा सा हमें ये भी देखना है। वैसे मुझे लगता है सुधार हो जाएगा, और क्योंकि अभी ये मसौदा जो है रिपोर्ट तैयार की गई है और 2022 में लागू होनी है, तो अभी समय है इसको लेके, है ना। इसमें क्या है, जो इंग्लिश है, इंग्लिश पे जी क्या है, इंग्लिश पे कम फोकस किया गया है ना। नहीं, इसमें कुल मिला के ये कंपलसरी तो नहीं है, कुल मिला के ये है बच्चे को छूट दी गई है, आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब कुल मिला के बहुत सारे एक रास्ते खोल दिए हैं, बहुत सारी एक्सट्रीम खोल दी गई हैं कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। मतलब थोपा नहीं है बच्चे के ऊपर, बच्चे को कुल मिला के एक अच्छा स्किल डेवलप करना है, उसके अंदर अच्छा बिल्ड करना है, और इनोवेटिव बनाना है बच्चे को, क्रिएटिव बनाना है बच्चे को, है ना। और एक नंबर 2, जो सेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज का मतलब आप इससे समझो, जैसे अभी जो बच्चों की व्यवस्था है, राज्य में अलग सिलेबस होता है, SCRT वगैरह पढ़ते हैं स्टेट वाले, और जो केंद्र के होते हैं KVS वगैरह है, CBSE वगैरह है, वहाँ NCRT चलती हैं, वो अलग तरीके से सिलेबस निर्धारित है। SCRT जो स्टेट का है वो अलग तरीके से निर्धारित है। तो थोड़ा बहुत ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लगता है कि जो संविधान में दिया गया है
विकेंद्रीकरण है ना, डिसेंट्रलाइज वगैरह, हाँ, थोपा ना जाए, कुल मिला के ये स्टेट्स पे थोपा ना जाए, हाँ, स्टेट्स अपने मन मुताबिक चयन कर सकता है। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट लगाया, नहीं बाकी का पॉलिसी एकदम ज़बरदस्त है। और अभी तो इसमें बहुत सारे सुझाव और आने हैं। ये तो एक मसौदा तैयार किया है, रिपोर्ट तैयार की गई है और काफ़ी समय लगा इसको, है ना। 2022 में ये लागू होगा, तब तक और सुधार हो जाएगा। आपको एक पॉइंट और बतावें, जैसे ये फॉरेन लैंग्वेज है, इसमें क्या है, जो चाइनीज़ भाषा है एक पंडारिन, तो भारत ने उसके लिए मना कर दिया। बाकी की जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको आप सीख सकते हैं, लेकिन हम इस पॉलिसी में उस लैंग्वेज को नहीं रखेंगे। उन्होंने उसका मना कर दिया। जो पंडारिन भाषा है, लैंग्वेज है चाइना की, पर ये फॉरेन लैंग्वेज में जो रखा गया है, पंडारिन भाषा नहीं रखा गया है। अगर आगे चल के ऐसा रिपोर्ट में ऐसा सुझाव आता है जिससे कि चाइना से भी हमारा ट्रेड जुड़ा हुआ है, व्यापार जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे दूतावास भी हैं, तो आसानी रहेगी ना सीखना। तो अच्छी चीज़ें सीखना क्या गलत बात थोड़ी ना है। तो ये भी हमें लगता है आगे ये शामिल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करना। बिल्कुल आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश की है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।